मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, मुगल काल जो चल रहे थे उसके दूसरे क्लास पर हम लोग बढ़ते हैं। जो मैंने 3 प्रतियोगिता दर्पण क्रय करने को कहा है, आप जरूर उससे परचेज कर लेंगे। ऐसे ऑनलाइन अगर आपके पास उपलब्ध है उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑफलाइन ही आपको परचेज करना है। और इतना स्टडी करना करेंट अफेयर्स के लिए निश्चित रूप से काफ़ी होगा। अगर जैसे जैसे मैंने बताया है आप स्टडी करके जाते हैं करेंट अफेयर्स में, तो विश्वास कीजिए 15 में 12-13 आप निश्चित रूप से सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए आज जो क्लास है मुगल काल का, हम लोग थोड़ा सा चर्चा आज कर लेंगे अकबर, जहांगीर और शाहजहां पर, ठीक है। देखिए, मुगल काल का एक परंपरा बना हुआ था, प्रत्येक पुत्र जो है अपने पिता के विरुद्ध कहीं ना कहीं से विद्रोह करता था, ठीक है। यहाँ पर ही देखिए, अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया आपका सलीम, जिसे जहांगीर के रूप में भी आप जानते हैं। ओके, इसने अबुल फजल को मरवा दिया था जुझार सिंह बुंदेला के माध्यम से। और शाहजहां के विरुद्ध खुर्रम कर दिया विद्रोह। खुर्रम मीन्स शाहजहां। जहांगीर के विरुद्ध कौन विद्रोह करता है? तो खुर्रम करता है, जिस शाहजहां के नाम से वो गद्दी पर बैठा था, बादशाह बना था। और शाहजहां के विरुद्ध किसने विद्रोह किया? दारा सिकोह को छोड़ करके उसके बाकी तीनों पुत्रों ने कर दिया था। तो एक परंपरा सी थी वहाँ पर। ओके, अकबर के काल में जहाँ से प्रश्न आपके प्रारंभिक परीक्षा में आते हैं, तो निश्चित रूप से इसके जो युद्ध और विजय, ठीक है, वो एक महत्वपूर्ण सेक्शन है। यहाँ पर 2 चीज़ याद रखिएगा। ये पहले बैरम खान के संरक्षण में रहा। बैरम खान से जब मुक्त होता है, उससे मक्का भेजता है, मक्का जाते समय उसकी हत्या हो जाती है, तो उसका पुत्र जो है अब्दुल रहीम खान खन्ना, उसके पालन पोषण की उत्तरदायित्व अकबर खुद ले लेता है। तो फिर अपनी माता के संरक्षण, धाई माजिस जो थी महामनगा, उसके संरक्षण में रहता है। लेकिन उसके पुत्र जो आपका अधम खां था महामनगा का, उसको मरवा देता है। फिर अपने धाई माँ के प्रभाव से भी फिर निकलता है। राजपूतों के विरुद्ध उसकी जो नीति थी, ठीक है, युद्ध विवाह और समझौते की नीति थी, जिसके कारण वह हिंदुओं का कहीं ना कहीं से विश्वास जीतने में सफल रहा। इसके विरुद्ध तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कहाँ कहाँ वो अभियान किया था और उसके कौन आपके सेनापति थे, उसको जरूर याद कर लीजिएगा। खास करके मैं जितना बता दूंगा उतना याद कर लीजिएगा। इसके काल में 2 विद्रोह हुआ, एक 1561 में, एक 1581। उज्बेकों में कौन शामिल थे? जौनपुर और मालवा के गवर्नर थे। ओके, जौनपुर का जवां खां उज्बेक और मालवा का अब्दुल्ला खां उज्बेक, दोनों को पराजित कर दिया। ओके, इसके बाद 1581, ठीक 20 वर्षों के बाद, नॉर्थ वेस्ट में आपका विद्रोह शुरू होता है। वह था हाकिम मिर्जा, जो काबुल का गवर्नर था। एक मौलाना था मुल्ला मोहम्मद एजदी, उसने क्या किया कि हाकिम मिर्जा को मुगल साम्राज्य का बादशाह घोषित कर दिया, ठीक है। इसे अकबर स्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए उसका पीछा करके हाकिम मिर्जा का उसे पराजित किया। और उसकी बहन जो थी जानी बेगम, उसको काबुल का पूरा जिम्मेदारी दे करके वापस आया। ओके, लेकिन वहाँ पर अस्थिरता काफ़ी हो रहा था, जिसके कारण काबुल को प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा। इसके साउथ नीति के संदर्भ में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अकबर का, वहाँ से भी प्रश्न आता है। हालांकि बहुत कुछ विशेष उपलब्धि नहीं रह गई, बस वो स्टार्ट किया ही था कि उसकी मृत्यु हो गई 1605 में अकबर की। साउथ में जब वो जाता है तो सारे वहाँ पर जो भी शासक थे सभी को पैगाम भेजवा देता है पहले अकबर कि आप लोग जो हैं हमारी अधीनता को स्वीकार कर लीजिए। खानदेश जो एकदम सटा हुआ था, ठीक है, मुगल साम्राज्य से, उसने स्वीकार कर लिया तुरंत। लेकिन अहमदनगर ने स्वीकार नहीं किया। जो बहमनी के 5 पार्ट बने थे उसमें अहमदनगर नॉर्थ में था, और अहमदनगर के नॉर्थ में जो था, अहमदनगर से भी नॉर्थ में था आपका खानदेश। अहमदनगर का बुरहान स्वीकार नहीं करता है। अहमदनगर के साथ युद्ध वगैरह होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अहमदनगर को मिलाने में सफल अकबर नहीं रहता है। केवल खानदेश का असीरगढ़ किला को जीत पाता है, ठीक है। इसके अलावा अकबर से संबंधित अगर आप देखते हैं तो आगे भी आएंगे जब प्रशासन में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये कर सकते हैं उसका कुछ प्रमुख घटना से। अपने शासन के 18वें वर्ष में अकबर के द्वारा चेहरा और दाग प्रथा शुरू किया जाता है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। फिर शेरशाह निसिल, तो शेरशाह का पूर्ववर्ती शासक इसे कहा जाता है, उसका पूर्ववर्ती अलाउद्दीन खिलजी को। इसके अलावा 1563 में तीरथ कर को समाप्त कर देता है। 1564 में आपका जजिया कर को समाप्त कर देता है। 1575 में इबादत खाना। 1562 में अगर आप देखिएगा तो युद्धबंदियों को जो दास बनाने का प्रथा था उसे समाप्त कर देता है। इबादत खाना जो था 1575 में जो बना था। हालांकि
अलग अलग धर्म गुरुओं के साथ वह इबादत खाने में चर्चा किया करता था, ठीक है, ताकि ईश्वर के बारे में वह जान सके, ठीक है। अक्सर वह अपने बगानों में बैठ जाता था किसी पत्थर पर, रात रात भर सोचा करता था आखिर ईश्वर होते क्या हैं, कहाँ रहते हैं। धर्मगुरु जब कोई सोल्व नहीं निकाल पाए तो 1582 में उसने क्या किया कि एक दीन इलाही नाम का एक विचारधारा बोल सकते हैं, जिसमें सभी धर्मों के प्रमुख तत्व थे, जिसे आप अशोक के धम्म से भी तुलना कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 1583 में इसने एक संवत चलाया जिसे कहा गया इलाही संवत। अकबर के काल के दो अन्य प्रमुख घटनाएं हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। एक आपका है 1571 में आगरा के समीप अकबर ने फतेहपुर सिकरी नाम का एक शहर बसाया, जिसे उसने अपना राजधानी भी बनाया, और 1579 में महजर को जारी किया, ठीक है। यानी कि जिस भी समस्या का, तथ्य का अगर शरीयत से समाधान नहीं होता है तो राजा को अधिकार होगा कि अपने तरीके से व्याख्या कर सके, इसी को कहा गया महजर, ठीक है। इतना कर लीजिएगा अकबर के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद बनता है सलीम या जहांगीर शासक बनता है, बादशाह बनता है। तो उसके संदर्भ में उसने जो 12 आदेश जारी करवाए थे, बहुत सारे न्याय का घंटी लगवाया था, या फिर नूरजहाँ का मामला, ओके, मेहरुनिशा उसका नाम था नूरजहाँ का, जो शेर अफगान बंगाल में एक था, सामंत टाइप का आप समझ सकते हैं, उसकी वाइफ थी, उसको ले आता है। नूरजहाँ को जब आगरा लाया जाता है तो उसे नूर महल का उपाधि दिया जाता है, बादशाह बेगम का उपाधि देकर के उससे विवाह कर लेता है। उसके अलावा जहांगीर से रिलेटेड एक चीज़ काफ़ी आता है कि उसने सिख गुरु अर्जुन देव को 1611 में फांसी की सज़ा दे दी थी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जहांगीर ऐसा पहला शासक था जिसने मराठों और अफगानों को मनसबदारी में प्रवेश करने दिया। पहले भरोसा अकबर के काल तक नहीं किया करते थे मुग़ल इन पर, ओके। इसके अलावा आप कर सकते हैं कि देखिए नूरजहाँ जो आई, उसके भाई आसफ खां और उसका पिता इत्मादुद्दौला जो था, वो दोनों का भी अत्यधिक प्रभाव था। विद्रोह के रूप में अगर देखिएगा इसके काल में, तो निश्चित रूप से एक इसका पुत्र जो था खुर्रम, यानी कि जो बाद में बादशाह बना, शाहजहाँ, और दूसरा जो विद्रोह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो इसका बहुत ही विश्वसनीय सेनापति था। अगर जहांगीर काल में विद्रोह की बात किया जाए तो दो विद्रोह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक उसका अपना पुत्र खुर्रम शाहजहाँ, ठीक है, और दूसरा जो है महाबत खां, जो उसका अत्यंत विश्वसनीय था। गलती कहीं ना कहीं से नूरजहाँ की ही रही थी, है ना, महाबत खां की गलती नहीं थी। इस पर मुख्य परीक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो सलीम का खुर्रम का जहाँ तक बात है, शाहजहाँ का जहाँ तक बात है, वह विद्रोह करके कहीं ना कहीं से अपने अधिकार को स्थापित करना चाहता था, क्योंकि कई दावेदार थे जहांगीर के बाद बादशाह बनने के। और यह साउथ की ओर चला जाता है, और वहाँ पर अहमदनगर में जो वित्त मंत्री आप बोल सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर मलिक अंबर, साउथ में उसने सबसे पहले ज़मीन की मापन कराई थी, और उसे दक्षिण का टोडर मल भी मलिक अंबर को कहा जाता है। छापा मार का युद्ध का जनक भी मलिक अंबर को बोला जाता है, ठीक है। उससे हेल्प लिया जा करके, जबकि अहमदनगर कहीं न कहीं से मुग़लों के विरोधी थे, क्योंकि खानदेश पर नियंत्रण अकबर के काल में ही हो चुका था। अब खानदेश के बाद जो है अहमदनगर था, अगला टारगेट तो अहमदनगर ही था, ओके। लेकिन इसको जब संरक्षण दे देता है खुर्रम को, यानी कि शाहजहाँ को, तो फिर किसी तरह से 1625 में पिता और पुत्र में समझौता होता है। तो मलिक अंबर का एक केस है, उसको आपको पढ़ना है। अब आइए, शाहजहाँ का बादशाह बनना इतना आसान नहीं रहा था, ओके। जब मृत्यु होती है 1627 ईस्वी में जहांगीर की, तो उस समय वो साउथ में था। एक चीज़ और याद रखिएगा, जब शाहजहाँ की मृत्यु होती है तो औरंगजेब भी साउथ में था। साउथ शायद लक्की रहा है मुग़ल राजकुमारों के लिए। औरंगजेब भी बना अगला बादशाह, शाहजहाँ भी बना अगला बादशाह। शाहजहाँ जो था वो आसफ खां, यानी कि नूरजहाँ के भाई का दामाद था, ठीक है। नूरजहाँ अपने दामाद को बनाना चाहती थी, जो दूसरा एक बेटा था, ठीक है। तब ये क्या करता है आसफ खां कि एक समझ लीजिए कि डम्मी बादशाह बना देता है दादर बख्श खां को कुछ दिनों के लिए। यानी कि शाहजहाँ को दक्षिण से आगरा पहुंचने में जितना समय लगता है, उस समय तक यह शासक के रूप में रहेगा। जैसे ही शाहजहाँ पहुंचता है, दादर बख्श खां की आँख निकलवा दी जाती है। उसका तो यही हस्र होना ही था, ठीक है।
शाहजहाँ के काल को अगर आप देखिए तो इसके 4 पुत्र थे। एक दारा शिकोह, दूसरा शुजा, तीसरा मुराद और चौथा औरंगजेब। कहीं ना कहीं से आप मान सकते हैं कि औरंगजेब सबसे योग्य था और शुरू से वह अनुभवी रहा था, क्योंकि जितने भी अभियान हुए थे, साहसिक अभियान, लगभग हर अभियान में औरंगजेब को जरूर भेजा करता था शाहजहाँ। ठीक है, चाहे बुंदेलखंड का अभियान हो या बल्ख अभियान हो अफगानिस्तान का। ठीक है, जब मुख्य परीक्षा पढ़िएगा तो ये सब चीज़ बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और शुजा जो था बंगाल का गवर्नर था, औरंगजेब साउथ का गवर्नर था, मुराद जो था गुजरात का गवर्नर था, और दारा शिकोह को काफ़ी प्यार करता था शाहजहाँ। वो उसको जो है अपने साथ ही आगरा में रखा करता था। और उसकी मनसबदारी जो थी शुरू में तो 40,000 की थी, लेकिन जब शाहजहाँ बीमार पड़ता है, ओके, तब सभी राजकुमारों को चिंता होती है कि कहीं दारा शिकोह ना कब्जा कर ले, चाहे शुजा हो, मुराद हो, औरंगजेब हो, है ना। इसी दौरान शाहजहाँ क्या करता है, उसको वली वहद की उपाधि देता है दारा शिकोह को। कहीं ना कहीं वो दारा शिकोह के प्रति पक्षपाती तो था शाहजहाँ, इसी तथ्य से काफ़ी नाराज था औरंगजेब। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि उससे 40,000 से 60,000 का मनसबदारी दे देता है दारा शिकोह को। इधर औरंगजेब साउथ से बढ़ता है और गुजरात में अपने भाई मुराद से मिलता है। मुराद और औरंगजेब के बीच एक समझौता हो जाता है, क्लियर, कि हम लोग चलो मिल करके जीतते हैं और 2/3 भाग पूरा साम्राज्य का औरंगजेब रखेगा और 1/3 भाग मुराद रखेगा। शुजा भी अपनी बंगाल से सेना लेकर के आगे बढ़ता है, ठीक है, किस्मत आजमाने के लिए। यहाँ पर क्या होता है कि दारा शिकोह का अनुभव तो थोड़ा कम था, ठीक है, वह इधर भेज देता है जसवंत सिंह को, जो सेकेंडरी सेना टाइप का आप समझिए, जबकि यहाँ पर अच्छा सेना भेजना चाहिए था। औरंगजेब सबसे योग्य था, ऊपर से उसका एक और भाई भी साथ में था मुराद, और उधर भेजता है मेन सेना को सुलेमान शिकोह, जो उसका बेटा था दारा शिकोह का, उसके नेतृत्व में। ओके, किसके विरुद्ध? बंगाल के शुजा के विरुद्ध। सुलेमान शिकोह तो जीत जाता है, चलिए, मेन सेना उसके साथ था, लेकिन जसवंत सिंह जो राजपूत था, मुगलों का सेनापति भी था, ओके, वो हार जाता है औरंगजेब और मुराद से। कौन से युद्ध में हारता है? धर्मंत की लड़ाई में। इस सारा खेल जो आपका हो गया है 1658 और 1659 में, ठीक है। उसके बाद होता है सामूगढ़ का लड़ाई, जिसमें दारा शिकोह पहली बार हारता है ना, और वह आगरा से भाग जाता है। सामूगढ़ का लड़ाई में औरंगजेब का आगरा पे कब्जा हो जाता है, और वहाँ पर शाहजहाँ को मारता तो नहीं है, लेकिन उससे उसने कभी बात नहीं की, उसे कैद करवा दिया, लंबे समय तक वो कैद रहा। जिस आगरे के किले में इसे कैद किया गया था शाहजहाँ को, वो उसी के विंडो से, खिड़की से ताजमहल दिखा करता था, जहाँ शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाया था। ओके, और जहाँ आरा जो थी उसकी बहन, औरंगजेब की सबसे बड़ी बहन, वो देखभाल करती थी शाहजहाँ का, और उससे ज़्यादा उसको कोई भी सुविधा एक भारत के बादशाह को प्राप्त नहीं था। इसलिए जहाँ आरा को प्रथम महिला की उपाधि औरंगजेब के द्वारा ही दी गई थी। ओके, लेकिन अभी औरंगजेब के लिए खतरा नहीं टला था। आगरा पर तो वो कब्जा कर लेता है, ठीक है। उसके बाद खजवा की लड़ाई में शाह शुजा को फाइनली पराजित कर देता है। देवराम की लड़ाई में दारा शिकोह को सेकेंड बार पराजित कर देता है। फिर सुलेमान शिकोह और दारा शिकोह अलग अलग शासकों के सहयोग से, हिंदू और मुस्लिम शासकों के सहयोग से पकड़े जाते हैं, उन पर छद्म मुकदमा चला करके उनको मृत्युदंड दे दिया जाता है। उसके अलावा मुराद को भी वो मरवा देता है, जिसके साथ संधि किया था 1/3 और 2/3। ये तो आप प्राचीन भारत से देख रहे हैं, ठीक है, सत्ता के लिए संघर्ष, जिसमें भाई भाई के बीच लड़ाई तो होती ही है, ठीक है, और जान तक लेने से पीछे नहीं हटते हैं। चाहे मोहम्मद बिन तुगलक का मामला हो या जात शत्रु का मामला हो, हर जगह आपने ये उदाहरण देखा है। भले ही संदिग्ध हैं, कुछ इतिहासकार बोलते हैं नहीं मारा था, कुछ बोलते हैं कि मारा था, कुछ नहीं मारा था, वो अलग मैटर है, लेकिन संभावना इसी की बनती है कि हत्या तो होती थी, ठीक है। तो इस सारे युद्ध का क्रम समझ गए ना, धर्मंत है, सामूगढ़ है, आगरा पर नियंत्रण है, या फिर खजवा की लड़ाई है, और लास्ट युद्ध जो है देवराम का, ये आपको क्रम अच्छी तरह से करना है। और उधर आप देखते हैं कि जो साउथ में
जो असीरगढ़ वगैरह जीता था अकबर, उसमें मात्र 14 कोस जो है जहांगीर जीत पाया। और जहाँ तक शाहजहाँ का बात है, थोड़ा सा आगे बढ़ा, इसने अहमदनगर को पराजित किया। क्लियर? उसी में चांद बीबी वगैरह का नाम आपको मिलेगा, ठीक है, जो बीजापुर से संबंध रखती थी। हालांकि यहाँ की वो बेटी थी अहमदनगर की, अब बीजापुर की बहू थी। उनका जब हस्तक्षेप हुआ चांद बीबी का, जब मुगलों के विरुद्ध लड़ाई हुआ और जब चांद बीबी का हस्तक्षेप हुआ अहमदनगर में, तो अपनी जान भी गवा बैठी। ओके, तो सब चीज़ को आप लोग को समझना है, यहीं से आपके प्रश्न रहते हैं। इस प्रकार आज का जो है मुग़ल क्लास समाप्त होता है। अब जो हम लोग औरंगजेब पढ़ेंगे और मुग़ल प्रशासन वगैरह हम लोग कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है, मुग़ल साहित्य संस्कृति, इस सबको थोड़ा थोड़ा स्टडी कर लीजिए। मैं उसी पर सीमित रहूँगा, लिमिटेड रहूँगा, जो प्रारंभिक परीक्षा में जहाँ से आपके प्रश्न रहेंगे। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन बटन के माध्यम से चैनल की मेंबरशिप प्राप्त करें, उससे आपको कई लाभ प्राप्त होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि कुमार, स्वागत है एक बार फिर से आपका रेनेशा IAS में। चलिए अकबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। फरवरी 1556 में अकबर शासक बना था, यानी कि बादशाह बना था। इससे पहले वो 9 वर्ष में गजनी का गवर्नर बना था 9 वर्ष की उम्र में, और 13 वर्ष की उम्र में पंजाब का भी गवर्नर बन गया था। 5 नवंबर 1556 को आदिल शाह सूर का जो गवर्नर था हेमू विक्रमादित्य, उसे पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खां पराजित कर देता है। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। इसके बाद अकबर आसपास के कई क्षेत्रों में भी विजय प्राप्त करता है। अकबर के संदर्भ में और डिटेल हम लोग मुख्य परीक्षा में पढ़ेंगे। इसके बाद अकबर बैरम खान से स्वतंत्र होना चाहता है, उसके संरक्षण से। बैरम खान इस मुद्दे पर ही विद्रोह कर देता है, उसे मक्का भेजता है। रास्ते में ही बैरम की हत्या हो जाती है और उसका पुत्र जो रहीम खान खन्ना था, उसका पालन पोषण का जिम्मेदारी ले लेता है। फिर 1560-62 में महामनगा के प्रभाव में रहता है, उससे भी किसी तरह से निकलता है। इसके काल के 2 विद्रोह 1561 और 1581 में हुए, जो आंतरिक विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध हैं। पहला तो जौनपुर मालवा का गवर्नर जो था, जौनपुर का जवां खां उज्बेक और मालवा का अब्दुल्ला खां उज्बेक, उनके द्वारा किया जाता है, जिसे मृत्युदंड अकबर देता है। दूसरा विद्रोह जो होता है, काबुल का गवर्नर जो था मिर्जा हकीम, उसका होता है। वहाँ पर एक मुल्ला था मोहम्मद यजदी, वह इसको बादशाह घोषित कर देता है, जिसके कारण मिर्जा हाकिम को पराजित करता है अकबर। मासूम खां, रोशन बेग, मिर्जा सरफुद्दीन अरबी बहादुर इत्यादि जो थे इसका सपोर्ट कर रहे थे, उन सभी को पराजित कर देता है। और जब मिर्जा हाकिम वहाँ से पलायन कर जाता है तो उसकी बहन को ही काबुल सुपुर्द कर देता है अकबर, जानी अख्तर को, लेकिन अंत में काबुल पर प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लेता है। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण अभियानों को मैंने लिख दिया है, किस क्षेत्र में कौन राजा था। सेकेंड जो आप देख रहे हैं कॉलम, वो राजा का है वहाँ का, और थर्ड कॉलम जो देख रहे हैं वो अकबर का सेनापति है, या फिर अकबर खुद गया था तो उसी का नाम रहेगा। और जो चौथा कॉलम देख रहे हैं वो किस वर्ष से अभियान हुआ था उससे संबंधित है। तो मालवा में बाज बहादुर था, आदम खां गया था। गोंडवाना में वीर नारायण और दुर्गावती थे, तो आसफ खां गया था। आमेर में भारमल, इसने स्वयं ही अधीनता स्वीकार कर ली थी 1562 में। मेड़ता में जयमल, सरफुद्दीन गया था। मेवाड़ में उदय सिंह था, तो अकबर खुद गया था वहाँ। रणथंभौर में सुरजनहाड़ा था, तो भगवान दास और अकबर दोनों वहाँ गया था। मारवाड़, जैसलमेर और बीकानेर 1570 में स्वयं अधीनता इन तीनों राज्यों ने स्वीकार कर लिया था। बिहार बंगाल में जो था गवर्नर राजा जो था दाऊद खां था, यहाँ अकबर और मुनीम खां गया था। इसको स्पेशली अच्छी तरह से याद कीजिएगा, बिहार बंगाल, क्योंकि झारखंड भी इन्हीं लोगों के अंडर में था। इन सभी विजयों के अलावा अकबर के द्वारा गुजरात, सिंध, उड़ीसा, बलूचिस्तान इत्यादि को भी जीत लिया। दक्षिण भारत का मैटर थोड़ा सा अलग था। अबुल फजल कहता है कि सुलह कुल की नीति को प्रचार करने हेतु अकबर दक्षिण पर विजय प्राप्त करना चाहता था, यानी कि साम्राज्य विस्तार नहीं था, बस शांति चाहता था और अधीनता मान ले। खानदेश ने स्वयं अधीनता मान ली थी, पर अहमदनगर नहीं मान रहा था। अहमदनगर में बुरहान की बहन जो थी चांद बीबी, उसका हस्तक्षेप बढ़ा। इसके बारे में मैं बता ही चुका हूँ चांद बीबी के बारे में। अंततः अकबर के काल में असीरगढ़ के किले पर नियंत्रण स्थापित हो पाया। देखिए, मुगल काल में पुत्रों के द्वारा विद्रोह का एक लंबा इतिहास रहा है। जहांगीर ने भी अकबर के काल में विद्रोह किया। वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। अकबर का कुछ कार्य जैसे बता ही चुका हूँ, 1562 में युद्धबंदी, 1563 में तीर्थयात्री पर तीर्थयात्रा कर हिंदू पर खत्म किया, 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। 1571 फतेहपुर सीकरी का निर्माण
और इसे राजधानी बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट है सारा डेट। 1574-75 में करोड़ी नाम का एक अधिकारी नियुक्त किया गया जिसे 1 करोड़ रुपये राजस्व संग्रहण का लक्ष्य दिया जाता था। 1575 सभी धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ बहस हेतु मैंने बात विचार हेतु इबादत खाने का निर्माण किया। 1579 में महजर की घोषणा की। 1582 दीन इलाही। 1583 एक नया कैलेंडर इलाही संवत की शुरुआत की। अब आ जाइए जहांगीर। इसने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी लिखी थी और इसके बारे में डिटेल हम लोग मुगल साहित्य में पढ़ेंगे 1-2 क्लास के बाद। इसके द्वारा जन कल्याण और प्रशासनिक सुविधाएं हैं तो कुल 12 आदेश जारी किए गए थे जहांगीर के द्वारा। इसमें मुख्य रूप से था रविवार बृहस्पतिवार को पशुवध निषेध, अमानुषिक दंड की समाप्ति, सैनिकों के वेतन में 20% की वृद्धि इत्यादि। 1611 में अर्जुन देव को फांसी और बर्धमान के जागीरदार शेर अफगान की हत्या के बाद उसकी पत्नी मेहरुनिशा से जहांगीर विवाह कर लेता है। ओके, और इसको उपाधि क्या देता है मेहरुनिशा को? नूरे महल, नूरे जहां, बादशाह बेगम इत्यादि का। नूरजहां का भाई जो था आसफ खान और पिता जो था इतामुद्दौला, उसका भी अत्यधिक प्रभाव था आपका जहांगीर के काल में। जहांगीर ने पहली बार मराठा और अफगानों को मनसबदारी पद्धति में शामिल किया और सिसोदिया वंश को अधीनता मानने को मजबूर किया जब मेवाड़ वाला, ठीक है। इससे अकबर भी अच्छी तरह से नहीं जीत पाया था। और जहांगीर अमर सिंह और करण सिंह की वीरता से प्रभावित होकर आगरे के किले में इन दोनों की प्रतिमा भी लगाई। यह भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न रहते हैं। जहांगीर के काल में 2 विद्रोह हुए, एक शाहजहां के द्वारा, दूसरा महावत खां के द्वारा। मलिक अंबर के बारे में बता ही चुका हूँ। और जहांगीर ने अकबर के काल की अपेक्षा 14 कोस भूमि को एक्स्ट्रा साउथ इंडिया में प्राप्त किया। साउथ इंडिया में, ओके, कंप्लीट ऐसे 14 कोस से ज़्यादा नहीं प्राप्त कर सका। अब आइए शाहजहां का काल। ओके, जब देखिए 1628 से 1657 तक कर सकते हैं इसको। जहांगीर की मृत्यु हुई उस समय शाहजहां दक्षिण भारत में था और आसफ खां जो था इसका जो फादर इन लॉ था, जो नूरजहां का भाई था, और दादर बख्श खां नाम का एक व्यक्ति को बना देता है। फिर 1628 में शाहजहां बनता है। इसी के काल में खान ए जहां लोदी जो दक्षिण का मुगल गवर्नर था उसने विद्रोह किया था और शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को बुंदेलखंड के जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह को दबाने भेजा था। इसी दौरान वो वर्षा गया था जहां पर मंदिरों को भी तोड़ा था। 1632 में बंगाल में गवर्नर कासिम खान ने पुर्तगालियों को दंडित किया। इसके अलावा साउथ में शाहजहां जब खाने जहां लोदी का विद्रोह हुआ था तो उसने निर्णय ले लिया था कि अहमदनगर का अस्तित्व मिटा देना ही उचित होगा। इसके लिए बीजापुर को उसने विश्वास लिया जो अहमदनगर के साउथ में था। मराठा सरदार शाहजी भोंसले को भी विश्वास में लिया। इसके अलावा शाहजहां की जीत अहमदनगर पर इसलिए भी संभव हुई क्योंकि महावत खां अत्यंत वीर सेनापति था और दूसरा जो एक टर्निंग पॉइंट रहा कि मलिक अंबर का जो पुत्र था वह अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह का साथ छोड़ देता है और शाहजहां के पक्ष में आ जाता है और शाहजहां के नाम का खुतबा पढ़ता है, यानी कि शुक्रवार में अजान के साथ। ओके, 1633 में महावत खान ने अंततः अहमदनगर को जीत लिया। इसी तरीके से 1636 ईस्वी में बीजापुर, मुगल और गोलकुंडा के बीच एक त्रिपक्षीय संधि होती है। इसमें कई तरह के प्रावधान थे, वो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं, बस जो है 1636 को याद रखिएगा और किन किन शक्तियों के बीच हुई थी वह इम्पोर्टेंट है। और इसमें भरोसा देने के लिए शाहजहां के द्वारा अपने हथेली का छाप भी दिया गया था। लेकिन औरंगजेब जब साउथ का गवर्नर बनता है तो उसने इस संधि का पूरी तरह से उल्लंघन किया। जब दक्षिण में औरंगजेब गवर्नर बना था तो यहाँ पर औरंगजेब के साथ मुर्शिद कुली खां का नाम जुड़ता है जो बाद में स्वतंत्र बंगाल राज्य का संस्थापक बना था। मुर्शिद कुली खां, इसने औरंगजेब को भू राजस्व प्रणाली में सुधार में पर्याप्त सहयोग दिया था। दूसरा जो पर्सनालिटी का नाम यहाँ आता है मीर जुमला, गोलकुंडा का अधिकारी था और गोलकुंडा को अंदर से खोखला करने में मीर जुमला ने औरंगजेब का पर्याप्त सहयोग किया था। 1657 में शाहजहां बीमार पड़ता है। दारा सिकोह तो आगरा में था, औरंगजेब दक्षिण में, मुराद गुजरात में और शुजा बंगाल का गवर्नर था उस समय। आगरा पर बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए बीमार शाहजहां ने दारा सिकोह, जिसे सबसे अधिक प्यार करता था, वली बहद घोषित कर उसकी मनसबदारी 40,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दी गई। हालांकि औरंगजेब मुराद शुजा भी आगरा पर कब्जा करने चाहते थे। जो औरंगजेब मुराद का समझौता हुआ, 2/3 भाग औरंगजेब को लेना था, 1/3 भाग मुराद को, और दारा सिकोह भी एक्शन में आ गया था। जसवंत सिंह को उसने औरंगजेब और मुराद के विरुद्ध
भेजा। 15 अप्रैल 1658 को धर्मंत की लड़ाई होती है, जिसमें जसवंत सिंह हार जाता है मुराद और औरंगजेब की सेना से। इन युद्धों का क्रम आपको अच्छी तरह से याद रखना, और कौन हारा था कौन जीता था, नाम क्या था, अच्छी तरह समझ लीजिएगा। 29 मई 1658 को सामूगढ़ की लड़ाई हुई। दारा शिकोह पहली बार हारा। 8 जून 1658 को आगरा पर कब्जा हो गया, और दिसंबर 1658 खजवा की लड़ाई हुई। मीर जुमला ने बंगाल के शाह शुजा को पराजित कर दिया। ओके, मीर जुमला औरंगजेब को साउथ इंडिया में मिला था, चर्चा हो ही चुकी है। मार्च 1659 में देवराम की लड़ाई में औरंगजेब ने दारा को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। मलिक जीवन के द्वारा दारा शिकोह को बंदी बनाया गया, और दारा के पुत्र सुलेमान शिकोह को कुमाई को शासक पृथ्वी सिंह ने बंदी बनाया। इन दोनों ने क्या किया कि औरंगजेब के हवाले दोनों को कर दिया। एक छद्म मुकदमा चलाकर औरंगजेब ने इन्हें मृत्यु दंड दे दिया। अगला क्लास जो होगा औरंगजेब से संबंधित होगा और मुगल प्रशासन से संबंधित होगा। आप लोग इंतजार करें, तब तक इसे कंप्लीट कर लें। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की मेंबरशिप भी लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।